पूरा उत्तराखंड एक बड़ी तबाही के मुहाने पर खड़ा है। जिस राज्य को हमने संघर्षों में जीते हासिल किया, हमने जो है कुर्बानियाँ दी, उसके लिए हम उसी आंदोलन से निकले हुए लोग हैं। और उस राज्य में ये स्थिति है कि लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया गया है। ये अफसोसनाक है। जनता बहुत निरीह स्थिति में है, जनता त्राही त्राही कर रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ मयंक कौर। जोशीमठ, जिसका धार्मिक, सामरिक और पर्यटन की दृष्टि से जो उत्तराखंड के लिए अति महत्वपूर्ण है। इतिहास में कहा जाता है कि आदिगुरु शंकराचार्य जी ने जोशीमठ की स्थापना की थी। उस जोशीमठ में आज स्थिति ये आ गई है कि जोशीमठ भूधसाव की चपेट में आ रहा है। उसके ताजे आंकड़े ये हैं कि जोशीमठ में अब तक 500 से ज्यादा जो घर हैं वो भूधसाव की चपेट में आ रहे हैं और उन घरों में दरारें जो है लगातार बढ़ रही हैं। मीडिया इन्हें लगातार दिखा रहा था इस मुद्दे को, और इस मामले में हमारे साथ मौजूद हैं सोशल एक्टिविस्ट हैं और जोशीमठ की जो लगातार आवाज उठा रहे हैं विगत वर्षों से, अतुल सती जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। सर, जोशीमठ की हम बात करते हैं, लगातार भूधसाव जो है हो रहा है। सबसे ताजा अब तक का जो जोशीमठ के ऊपर अपडेट है वो क्या है? अब तक का अपडेट तो ये है कि अभी कुछ देर पहले ही जो है जोशीमठ से हमारे पास नए वीडियो आए हैं, फोटो आए हैं, जिनमें लोग कह रहे हैं कि हमारे घरों की दरारें जो 3 दिन पहले तक बहुत कम थी वो बढ़ गई हैं। वहाँ का जो प्रसिद्ध होटल जिनका तस्वीर सब जगह शेयर हो रही है, उन दोनों होटलों में उनके मालिक का ही अभी वीडियो उन्होंने हमको भेजा है, जिसमें कह रहे हैं कि दरार लगातार चौड़ी हो रही है, लगातार बढ़ रही है। जिस मोहल्ले में शुरुआत में 2021 में नवंबर के महीने में शुरुआत हुआ था, वहाँ से भी कल ही उन लोगों ने फिर से फोटो भेजे कि हमारा बाथरूम गिरने वाला है, हमारा टॉयलेट गिरने वाला है। यानी कि ये गति जो है लगातार बढ़ रही है और लोग परेशान हैं। वहाँ होटल के आगे जो है सुबह अभी का वीडियो है जिसमें लगातार लोग भीड़ लगाए हुए खड़े हैं, कभी भी वो होटल गिर सकता है। उस होटल के गिरने से पीछे उसके पीछे पूरी बस्ती है जिसमें कम से कम 20-25 मकान हैं और वो उनके घरों में लोग हैं। अगर वो होटल गिरे तो वो मकान भी गिर जाएंगे, तो पूरी बस्ती तबाह हो जाएगी। बस्ती के नीचे पूरा मोहल्ला है। तो इस तरह से स्थिति हर दिन जो है भयावह हो रही है, डिटेरिएट हो रही है, खराब हो रही है। और सरकार का रवैया इसमें बहुत अच्छा नहीं है। सरकार के पास कल हम लोग जब जोशीमठ से इतनी दूर से हम लोग चल करके आए थे, तो ये हुआ कि मुख्यमंत्री हमारी बात सुनेंगे और शायद है कि जोशीमठ के लोगों को तत्काल कोई राहत मिलेगी। क्योंकि अभी तो जो है ज़रूरत ये थी कि लोगों को तत्काल कुछ मिले, क्योंकि लोग जिस तरह के घरों में रह रहे हैं तो उनमें दरारें हैं, मौसम ठंड का है, बर्फबारी हो रही है और छत जो है लोगों ने बल्लियों पर टिकाया हुआ है। तो कभी भी अगर कोई हल्का झटका आया या बर्फ़ गिरी तो वो घर जो है नीचे आ जाएंगे, उसमें नीचे दब करके लोग मर जाएंगे। तो हम इसी आशा से आए थे कि मुख्यमंत्री जो है तत्काल राहत लोगों को देंगे। तो कल हम गए, वहाँ उनका जनता दरबार जैसा था। मुख्यमंत्री का जो कल का रवैया है बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने उनको बैठने तक के लिए नहीं कहा। बमुश्किल 50 सेकंड में जो मैं उनको कह पाया कि वे 150 घर ऐसे हैं जिनको तत्काल राहत की ज़रूरत है, वहाँ घर मकान लगातार टूट रहे हैं, 500 घरों में दरारें आ चुकी हैं और आप तत्काल उस पर कुछ आदेश जारी कीजिए। तो उन्होंने सिर्फ ये कह करके बात ख़त्म कर दी कि मैं अपने चीफ सेक्रेटरी को वार्ता के लिए कह देता हूँ। और मैंने महेंद्र भट्ट जी से, जो कि हमारे यहाँ पहले विधायक भी रहे हैं, अब वो प्रदेश के अध्यक्ष हैं भाजपा के, तो उनको मैंने ब्रीफ किया, बताया कि भाई ये समस्या है और हमारी जो मांग है वो ये है कि वो तत्काल जो है 150-200 घर हैं जिनको स्थापित किया जाना है। उन्होंने कहा कि उसके लिए भूमि कहाँ उपलब्ध है, तो मैंने भूमि का आंकड़ा उनको बताया कि यहाँ इतनी भूमि है, यहाँ पे इतनी भूमि है, वो भी डिटेल उनको बताया। फिर उनको बताया कि भाई वो आपकी जो सर्वेक्षण की बार बार बात हो रही है, सर्वेक्षण किया जा चुका है और उस सर्वेक्षण रिपोर्ट में कहा गया है कि एक टेक्निकल कमेटी बने जो जोशीमठ के पुनर्स्थापन, उसके स्थायीकरण और पुनर्वास की बात करेगी। तो उस कमेटी को आप बनाइए और उसमें जोशीमठ के स्थानीय प्रतिनिधियों को शामिल कीजिए, ताकि जो है ये व्यावहारिक तरीके से, क्योंकि जटिल प्रक्रिया है, ये ठीक से हो सके। उन्होंने वो भी सुझाव लिख लिया और मैंने कहा कि वो जो है पूर्व में हमारा जो है NTPC के साथ जो वहाँ तपोवन विष्णु घाट परियोजना बना रही है और जिसकी सुरंग जो है जोशीमठ के नीचे से गुजर रही है, जिसको कि जोशीमठ के लोग प्रमुख कारण मान रहे हैं ये जो धसाव हो रहा है उसके लिए, जनता बहुत निरीह स्थिति में है, जनता त्राही त्राही कर रही है। लगातार अभी विधायक साहब को फोन आ रहे हैं लोगों के जगह जगह से, यानी कि अभी बहुत बुरी अवस्था में। और उसमें जो है बीजेपी के लोग या मुख्यमंत्री साहब राजनीति कर रहे हैं।
दुर्भाग्यपूर्ण। सर, हमने देखा कि इतने सारे घरों में वहाँ पे लगातार दरारें बढ़ रही है, लोग सहमे हुए हैं, डर रहे हैं लोग, क्योंकि जाहिर सी बात है कि बर्फबारी होती है, सर्दियों का मौसम है और जोशीमठ तो इतना ठंडा इलाका हम देखते हैं, और वहाँ पे जब लगातार ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो लोगों को कहीं ना कहीं डर सता रहा है कि कहीं हमारे ये जो आशियाना है वो कहीं ध्वस्त ना हो जाए। इसको लेकर के सरकार का आपने रवैया बताया, आपका इस पर क्या पक्ष है सर? हमारा पक्ष तो ये है कि देखिए, ये जो परिघटना है जिस दिन से शुरू हुई 2021 के नवंबर महीने से, उस दिन से 16 नवंबर को हमने पहला प्रदर्शन किया था जोशीमठ में। पहले प्रदर्शन के दिन हमने पहला ज्ञापन मुख्यमंत्री को लिखा। लगातार हम लिखते रहे हैं, बोलते रहे हैं, टीवी मीडिया पूरा कवरेज इसमें है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने इसको कवर किया है। उसके बाद यहाँ आपदा प्रबंधन के सचिव से हम इस पर मिले। जब सरकार की तरफ से कोई सुनवाई नहीं हुई तो हमने स्वतंत्र वैज्ञानिकों की एक कमेटी से अपील की कि भाई आप सर्वेक्षण कर दीजिए। हाँ, उसमें डॉक्टर एस.डी. सती थे, डॉक्टर नवीन जुयाल जी थे और एक डॉक्टर शुभ्रा शर्मा है, और इन लोगों को डॉक्टर रवि चोपड़ा जी ने इस बात के लिए कहा तो वो आए और उन्होंने सर्वेक्षण किया, अपनी रिपोर्ट दी। उस रिपोर्ट को हमने सरकार को सौंपा, जिलाधिकारी चमोली के माध्यम से, और मुख्यमंत्री जी को दिया कि भाई देखिए, आप तो नहीं सर्वेक्षण करवा रहे हैं, हम लोगों ने करवाया है, आप इसको देख लीजिए। ये सब लोग रिनाउंड वैज्ञानिक हैं, ये सब लोग जो है स्थापित लोग हैं, इनका नाम है देश दुनिया में, और ये जो बात कह रहे हैं इसी पर आप अमल कर लें। लेकिन वो भी नहीं हुआ। बहुत जोर देने पर अगस्त के महीने में सरकार ने एक कमेटी बनाई और उनको भेजा जोशीमठ। उनकी रिपोर्ट भी सितंबर के महीने में आ गई। सितंबर 21-22 तारीख को उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी। वो रिपोर्ट हमने देखी तो वो जो है हमको बहुत अच्छी नहीं लगी, तो हमने उस पर भी अपनी आपत्ति जाहिर की। और मैं स्वयं देहरादून आकर के जिन लोगों ने वो रिपोर्ट बनाई थी उनमें से एक भूवैज्ञानिक से मिला और मैंने कहा कि देखिए, आपकी रिपोर्ट में एनटीपीसी की टनल का जिक्र नहीं है, वहाँ जो बाकी निर्माण कार्य हो रहा है उसका जिक्र नहीं है। उन्होंने कहा नहीं, अभी तो हम जो है टेक्निकल कमेटी का हमने उसमें सिफारिश किया है, वो टेक्निकल कमेटी आएगी, वो इन सब जो आप बात कर रहे हैं इनको इसमें शामिल कर देंगे। आज हम जनवरी के महीने में बैठे हैं, तब से जो है 5 महीना गुजर गया और सरकार की तरफ से जो है जो हम कहना चाह रहे थे या जो होना चाहिए था कुछ नहीं हुआ। उसके बाद क्योंकि अक्टूबर के महीने के बाद इस साल स्थिति और ज़्यादा खराब होने लगी, तब हम लोगों ने सरकार से मांग की कि आप जो स्थायीकरण की बात कर रहे हैं कि हम वहाँ नदी किनारे जो है एक सुरक्षा दीवार बनाएंगे या हम वहाँ के पानी की निकासी की व्यवस्था करेंगे या हम वहाँ सीवेज सिस्टम बनाएंगे, ये सब जो है बाद में किए जाने वाले काम, ये वर्षों लग जाएंगे इस काम में, तब तक लोगों की हालत खराब हो जाएगी। अभी तत्काल किए जाने वाला काम है लोगों का पुनर्वास, लोगों के लिए कोई स्थायी निवास की व्यवस्था, लोगों को दूसरा घर कोई देने की व्यवस्था, ताकि लोग जो है कम से कम सुरक्षित हो जाएं। ये तो हुआ नहीं। लगातार हम वहाँ के उप जिलाधिकारी से मांग करते रहे कि कम से कम आप उन घरों का सर्वेक्षण कर लें जिन घरों में दरारें हैं, जिनमें गंभीर दरारें हैं, जिन घरों को तत्काल शिफ्ट किया जाना है, उनकी कम से कम आपके पास एक आंकड़ा हो, एक डेटा हो। बार बार कहे जाने के बाद जब ये नहीं हुआ तो दिसंबर 2 तारीख को हम फिर एक ज्ञापन लेकर के एक प्रतिनिधिमंडल के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन दे रहे थे। तब मैंने उनसे कहा, उनके यहाँ एक मीटिंग चल रही थी, मैंने उनसे कहा कि मैडम जब आप ये नहीं कर रही हैं तो कम से कम इतना कर लीजिए कि जो लोग उस आपदा के शिकार होने वाले हैं, जो दब करके मरने वाले हैं, उनकी तो गिनती करवा लीजिए। क्योंकि थराली में, पैनगढ़ में एक घटना हुई, उसमें क्या हुआ कि आपदा आई और वो भूस्खलन हुआ और छत गिर गई, पता ही नहीं चला 2 दिन तक उसमें 5 लोग दबे हैं कि 6 लोग दबे हैं। तो कम से कम आप ऐसी गिनती करवा लें कि जब हम लोग मर जाएं तो पता रहे कितने लोग मरे हैं। तो मैडम ने मेरी बात को लिटरली लिया और नगर पालिका को लिखा कि मरने वालों की, यानी जो प्रभावित होने वाले हैं, उनकी गिनती कर ली जाए। और नगर पालिका के अध्यक्ष अंदर बैठे हुए हैं, हमारे साथ थे वो, और नगर पालिका ने जो है बाकायदा प्रभावित होने वाले यानी कि मरने वाले लोगों की गिनती की और उसकी लिस्ट बनाई। आज के दिन पे 3000 लोग ऐसे हैं जब आपदा आएगी तो मर जाएंगे। जिंदा रहेंगे लोग, इसकी व्यवस्था नहीं की जा रही है। लोग कैसे जिंदा रहें, उनको कैसा बचाया जाए, इसकी कोई बात नहीं है। लेकिन कौन मर जाएगा इसकी व्यवस्था है, उनको 10-20 हज़ार रुपये देने के लिए फंड जमा किया जा रहा है। तो ये इस राज्य में, जिस राज्य को हमने संघर्षों के बूते हासिल किए, हमने जो है कुर्बानियाँ दी, उसके लिए हम उसी आंदोलन से निकले हुए लोग हैं, और उस राज्य में ये स्थिति है कि लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया गया है। ये अफसोसनाक है। जोशीमठ
केवल एक नगर नहीं है भूस्खलन की जद में। इस राज्य में धारचूला से लेकर के उत्तरकाशी तक बहुत सारे नगर ऐसे हैं जो अब इस जद में आने वाले हैं। अभी जो रेलवे की सुरंग की परियोजना चल रही है उसमें आप देखिए 82 से लेकर के देवप्रयाग, आप श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, इन सब जगहों पर जो है भूस्खलन लगातार हो रहा है। लोगों के घर मकानों में वहाँ दरारें आने लगी। तो हमने उनसे कहा था कि जोशीमठ में जो हम करवाना चाहते हैं आपसे, यानी कि भूगर्भिक अध्ययन, टेक्निकल अध्ययन, विशेषज्ञों के द्वारा जो है वहाँ कैसे स्थायीकरण हो, इसका एक वो, तो आप वहाँ जोशीमठ में ये वाला जो काम है जो हम चाहते हैं हो जिस तरह से, तो इसको एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह लिया जाए। जब जोशीमठ में ये पायलट प्रोजेक्ट की तरह आपका सफल हो जाएगा कि वहाँ अच्छी नालियों का निर्माण, वहाँ सीवेज का ठीक ठाक निर्माण, वहाँ व्यवस्थित नगर को मतलब वहाँ निर्माण का और ये स्थायीकरण का ये सब आप ठीक से कर लेंगे, तो इस पायलट प्रोजेक्ट को हम दूसरी जगह रेप्लिकेट कर पाएंगे। उत्तरकाशी में, अल्मोड़ा में, जहाँ जहाँ ये सब हो रहा, धारचूला में, तो रुद्रप्रयाग में जहाँ ये सब होने वाला है कुछ दिनों में, वहाँ ये नौबत आने वाली है जो जोशीमठ में आई है। तो लिहाजा आप इसको चुनौती की तरह, पायलट प्रोजेक्ट की तरह लें, वहाँ इसको हम करते हैं, हम इसमें आपका सहयोग करते हैं और विशेषज्ञों से भी इसमें सलाह ली जाए। एक कमेटी इसको लेकर के बनी, तो ये सलाह हम उनको दी थी, लेकिन अब क्या किया जाए? वो तो जो है जब नकार खाने में तूती की जैसी आवाज़ तो सुनाई ना दे तो क्या किया? पूरा उत्तराखंड एक बड़ी तबाही के मुहाने पर खड़ा है। यानी आप समझिए कि हम जो है ज्वालामुखी के ऊपर बैठे हुए हैं और वो किसी भी दिन फट सकता है। इसलिए सरकार को ये राज्य संवेदनशील है, ये इसका अधिकांश हिस्सा पहाड़ी है, तो और वो जो पहाड़ हैं हिमालय के वो बहुत नए पहाड़ हैं, बहुत ही फ्रेजाइल माउंटेन है। तो इस लिहाज से हमको अपनी योजनाएं बनानी चाहिए और जहाँ ये हो रहा है उसको पहले ध्यान देना चाहिए। अगर आप ठीक से उसको अभी कर लेंगे तो आपको आपदा के समय जो है ये परेशानी नहीं होगी, लेकिन आप आपदा का ही इंतज़ार करेंगे तो फिर आप समझिए कि आप उत्तराखंड के सारे लोगों को जो है आपने बड़े तबाही के तबाही के मुहाने पर खड़ा किया हुआ है।